क्लास 10th स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर लिए हैं और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिया है। कुछ रिएक्शंस बाकी रह गई थी और आपको पिछले टर्न पर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया गया था और थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए वहाँ पर कि रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं उन्हें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपसे पूछी गई है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये इसके एग्ज़ाम्पल आप लर्न कर लीजिएगा। पिछले जो भी आपकी एनसीईआरटी के बुक में जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं आप ज़रूर से ज़रूर उसको लर्न कर लीजिए। मिनिमम हर एक रिएक्शन से रिलेटेड 2 एग्ज़ाम्पल आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। 1-2 रिएक्शंस और सिंपली आपको जानना है अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करने के लिए। एक रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? ऐसी रिएक्शंस जिसमें जब प्रोडक्ट बनता है, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उस समय एक्सर्ट होती है। एक्सोथर्मिक से आप थोड़ा सा हिंट ले लीजिएगा। एक्सर्ट होती है क्या? हीट। थर्मल या थर्मल से आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा, तो आप इसको सोच सकते हैं। एकदम नाम से कुछ आपको हिंट मिल जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जब परफॉर्म होती है तो इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट के साथ साथ आपको हीट जनरेट होती है, आपको हीट मिलती है। तो अगर कहीं पर हीट निकलती है तो उस रिएक्शन को हम लोग हीट निकलती है तो उसको प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डिफाइन हम लोग क्या लिखेंगे? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड या हीट रिलीजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उस केस में हीट रिलीज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके सराउंडिंग में जब आप किसी चीज़ को बर्न करते हो तो जैसे कार्बन की प्रेजेंस है तो उसमें अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन में हीट क्या होती है? रिलीज होती है। इसके साथ साथ हम और भी कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे आप लोग CaO, ये काफ़ी बार आप देखे हो, CaO की रिएक्शन आप वाटर से करा दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ, तो इसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट इसमें रिलीज होती है। ये रिएक्शन आपने देखा भी होगा कई बार, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आपको मेथेन को आप बर्न कर दीजिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दीजिए, तो इस केस में भी आपको हीट रिलीज मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, इस रिएक्शन में आपको फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिएगा। ये भी रिएक्शन आप हमको लगता है ये तो बैलेंस है शायद, ठीक है। तो ये रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या लिखेंगे? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product। यहाँ प्लस हीट या आप प्लस क्यू भी लिख सकते हैं। तो हीट रिलीज हो रही है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, देखिए 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक या एक से अधिक प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी ये एग्जाम्पल है। कॉम्बिन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक रिएक्शन किसी भी एक से अधिक रिएक्शन का पार्ट हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, ठीक। तो आप जो स्पेशल एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक देखिए, उसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं उससे रिलेटेड आप
एग्जाम्पल आप बुक में लिखेंगे या आपके एग्ज़ाम में आया जाए तो आए तो आप वही लिखिएगा। अब नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जिनको परफॉर्म कराने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होगी। हीट इज एब्जॉर्ब along विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब along with the formation of प्रोडक्ट। यहाँ पर हीट आप देंगे, ये रिएक्शंस हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, उस प्रोडक्ट का इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का आप बेस्ट एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे आप सिल्वर ब्रोमाइड है 2AgBr, इस पर आप सनलाइट, यहाँ देखिए सनलाइट का यूज करते हैं तो यहाँ पर हीट यूज होता है, तो आपको सिल्वर प्लस ब्रोमीन ये आपको मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हीट देना पड़ता है, तो यहाँ पर आप हीट एब्जॉर्ब लिख सकते हैं या -Q लिखते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये भी ध्यान से देखिए कि ये रिएक्शन आप पहले एक एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान होगा ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, जी हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, याद हो रहा है। एक प्रोडक्ट और ये कौन सा फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली किसका एग्जाम्पल हो सकती हैं, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकती हैं। तो इस बात को फिर से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड along with the formation of product, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कोरोजन के बारे में। कोरोजन वास्तव में है क्या, कोरोजन क्या है, ये हमारे लिए बेनिफिट है या हमारे लिए हार्मफुल है। तो कोरोजन क्या है, एक तरह की हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है कि जो भी मेटल्स हैं, और यहाँ पर मेटल्स में जनरली हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन मेटल्स है, तो ये क्या होता है, एयर में प्रेजेंस जो हमारी ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, ये इनसे क्या करता है, रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, आयरन की जो है आयरन की जनरली रस्टिंग होती है। तो वहाँ पर इस केस में क्या होगा, आयरन के ऊपर एक लेयर बन जाती है, पतली पतली लेयर बन जाती है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। और ये लेयर के फॉर्मेशन होने के बाद जो भी मेटल्स है या जो आयरन है, ये क्या हो जाता है, वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। आप लोग देखते होंगे, इसीलिए आयरन आर्टिकल्स या जो भी मेटल्स है, हम लोग जनरली इसको क्या करते हैं, ऑयलिंग और इसकी पेंटिंग भी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है कि इनके जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जैसे ही कोई भी मेटल्स, जनरली कोई भी मेटल्स हो, लगभग कुछ मेटल्स हैं, आप लोग को एक्टिविटी सीरीज याद होगी जो पिछले पढ़ा हुआ होगा। तो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स काफ़ी नीचे हैं, तो उनमें ये प्रोसेस कम होती है कोरोजन की, ये प्रोसेस कम पाई जाती है। और भी जो मेटल्स हैं उन सब में ये प्रोसेस होती है, लेकिन जो आपने देखा होगा जो मेटल्स नीचे हैं उसमें प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो वास्तव में कोरोजन प्रोसेस है क्या, तो कोरोजन प्रोसेस में इसमें जो है मेटल्स क्या लिखा, मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाई द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस मतलब कुछ जो है, अगर मेटल्स किसी भी केमिकल्स के संपर्क में आता है, या आप जानते हैं कि अगर एक्सपोज टू एयर है, मेटल एयर में ज़्यादा देर तक एक्सपोज्ड है, तो कभी कभी आप देखिए हम लोग बात करते हैं
एसिड रेन की, तो रेन में भी कुछ ना कुछ एसिड पोर्शन रहता है, तो अगर उसके टच में आ रहा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है किसकी, जो है कोरोजन की। इस चैप्टर में जो कोरोजन का एक एग्जाम्पल दिया गया है, कोरोजन इज अ वर्ड ये विच इज यूज फॉर ऑल मेटल्स। ये कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर किसी आयरन के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं तो दैट इज रस्टिंग। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। तो यहाँ पर देखिए आयरन का एग्जाम्पल लिया गया है, आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के संपर्क में आ रहा है। ये XH2O का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ वाटर। या आप देखते हैं कभी कभी जो है ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस ज़्यादा होती है एयर में, तो अगर ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस वहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ X का अमाउंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आपस में ये कंबाइंड होकर ऑक्सीजन, वाटर और ये एक रेड ब्राउन कलर का लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ये 2Fe2O3.H2O, इसी को रस्ट कहते हैं। जनरली रस्ट का ये फार्मूला भी होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो Fe2O3.H2O, इट इज़ अ फार्मूला ऑफ रस्ट। तो आपको रस्टिंग से बचाने के लिए, रस्ट को आप रोक नहीं सकते हैं, रस्टिंग होना ही होना है, तो रस्टिंग से बचाने के लिए आप ऑयलिंग, ग्रीसिंग या जो है पेंटिंग का सहारा लेते हैं आयरन आर्टिकल्स पर। ठीक है, ये प्रोसेस स्लो तो हो जाती है, ठीक है ना, जो अगर जो है डायरेक्टली आयरन आर्टिकल्स ये है, अगर इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है तो अब आपका आयरन डायरेक्टली एयर के टच में नहीं आएगा, ये जो है लेयर हो जाती है पेंटिंग की, तो यहाँ पर इसकी रस्टिंग की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कोरोजन के बारे में आपसे पूछता है, तो इस बात को आई होप कि आप समझे होंगे। एक्सप्लेन किया गया व्हाट इज कोरोजन, और कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज द रैंसिडिटी। इट इज आल्सो अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इट इज नॉट, रैंसिडिटी प्रोसेस इज नॉट बेनिफिशियल टू अस। इसमें होता क्या है कि आप देखिए रैंसिडिटी प्रोसेस फास्ट या कब होती है, ये लगभग होती तो हमेशा है, लेकिन ये गर्मियों के समय में इस समय ज़्यादा तेज प्रोसेस होती है। तो इसमें होता क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड टेक्स प्लेस। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो लिखी है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो आप जब खाना बनाते हैं तो 100% किसी भी खाने को बनाने में आप फैट्स का यूज करते हैं, या ऑयल में तो फैट्स प्रेजेंट है ही, तो उसका यूज करते हैं, तो उसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उसमें क्या होता है फिर हमारा जो खाना हो जाता है, जो फूड है वो स्पॉयल कर जाता है, खराब हो जाता है, और उसमें से स्मेल और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, खराब। आप देखिए, आप गर्मियों में देखते होंगे ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग का केस पाया जाता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, आप कह सकते हैं कि वो हमारा जो खाना है वो स्पॉयल कर गया है, और उसको खाने से फिर तबीयत क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को, जो ऑक्सीडेशन है फैट्स एंड ऑयल्स का, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, स्पॉइलिंग ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड। ठीक है ना। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। आप देखिए रैंसिडिटी को बचाने या रैंसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज करते हैं, और साथ ही साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि फूड पैकेजिंग पर भी ध्यान देते हैं, फूड पैकेजिंग पर भी ध्यान देते हैं। कैसे ध्यान देते हैं, आप लोग देखे होंगे, आप जो चिप्स के पैकेट लेके आते हैं, चिप्स के पैकेट, तो उसमें आप देखिए उसमें एक एयर भरी होती है, तो वो जनरली नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे जो हमारा जो फूड है वो डायरेक्ट एयर के टच में, ऑक्सीजन के टच में न रहे, या एयर के टच की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, तो उसके डायरेक्ट टच में न रहे, जिसके कारण क्या हो जाएगा,
तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अच्छा, रैंसिडिटी के केस में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रैंसिडिटी की प्रोसेस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रैंसिडिटी की प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लो टेम्परेचर का भी क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। तो आप देखिए, जो खाना बना है, फूड मटेरियल है, हम उसको क्या करते हैं, जी हाँ, उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, तो आप उस खाने को या फूड मटेरियल को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक गर्मियों में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहीं तो रैंसिडिटी होने के कारण जो है फूड मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा। और भी क्या प्रोसेस कर सकते हैं हम, एयर टाइट कंटेनर का यूज कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज करें जिसमें आपका जो है मटेरियल रखने के बाद वो डायरेक्ट एयर के टच में ना आए। तो अगर डायरेक्ट एयर के टच में नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगी, तो रैंसिडिटी कम होगी। तो इट इज़ आल्सो, रैंसिडिटी इज आल्सो, जैसे अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कोरोजन में, तो रस्टिंग में, दैट प्रोसेस इज नॉट बेनिफिशियल टू अस। सो सिमिलर वे में रैंसिडिटी इज आल्सो अ नॉट बेनिफिशियल टू अस। इसमें क्या होता है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड मटेरियल्स होता है। आई होप कि आपने रैंसिडिटी के बारे में पढ़ा, जाना, समझा और इसके प्रिवेंशन के बारे में भी देखा। तो आप प्रिवेंशन मेथड एग्जाम में भी पूछा जाता है, रैंसिडिटी प्रोसेस पूछी जाती है। रस्टिंग का जो केस है, ये आप जो है आपका जो चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसमें काफ़ी ब्रीफ में दिया गया है, एक दो चैप्टर्स को छोड़कर आप देखेंगे तो वहाँ पर उसको हम फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने लगभग चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आई हो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इसका एक जो है एक लेक्चर और हम लेंगे, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही उसमें कंटिन्यू होंगे। थ्योरी पार्ट आपको इस चैप्टर का पूरा कवर कर दिया गया है। आप वीडियो देखिए, इस चैप्टर्स को रिवाइज करिए, जिससे आप अच्छे से इसको क्या कर सकें, तैयार कर सकें। बहुत इस छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, अच्छे नंबर आते हैं आप इसमें। बस केवल कुछ रिएक्शंस हैं, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं वो तैयार हो जाएंगी तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। तब तक आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।